This is lecture third for surface chemistry. Today is 28th October. I welcome everyone for this lecture. आज वाली क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट लास्ट टर्न पे पढ़ा था उसी को रिवाइज करेंगे और आज की क्लास में कैटालिसिस ये वाला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। एक कंसेप्ट होता है कैटालिसिस, तो वो वाला आर्टिकल अपने को आज स्टार्ट करना है। कैटालिस्ट का डेफिनेशन बताया जाएगा। दो टाइप के कैटालिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट। बट उससे पहले जो लास्ट टर्न पे देखा था एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो वो वाली चीजें अपन को आज वाली क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, तो श्रीतेश डाउट पूछेंगे अभी, बोलिए सर। सर आपने इस लेक्चर में बोला था कि गिव्स एनर्जी, तो उसमें ये बताता है ना कि वो एनर्जी चेंज के बारे में बताता है ना। हाँ, वो ये बताता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखो ये वाला स्लाइड अपन रिवाइज कर लेते हैं। श्रीतेज म्यूट कर लो। हाँ। यस थर्मोडायनेमिक्स सर। के चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी और टी। टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है किसी को। डेल्टा एच मतलब हमें बताता है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी। लेकिन हमारे लिए अपन उसको एनर्जी कंसिडर करें तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो हीट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो डेल्टा एच उसका आ जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो अपन यहाँ लिखते हैं डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डेल्टा एच इज निगेटिव, एनर्जी इज रिलीज्ड। बराबर है। तो ये हो गया डेल्टा एच के बारे में। अब डेल्टा एस क्या बताता है अपने को, डेल्टा एस बताता है एंट्रोपी। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो एंट्रोपी का मतलब अपन ने डेफिनेशन देखा था, एंट्रोपी देखा था रैंडमनेस, रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग। और डेल्टा एस इज निगेटिव मतलब क्या, मतलब एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। ये हो गया दूसरा पॉइंट डेल्टा एस के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गई डेल्टा एच की बातें, ये हो गई डेल्टा एस की बातें। अब डेल्टा जी में देखो क्या होता है, तो डेल्टा जी इज निगेटिव। तो डेल्टा जी निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो डेल्टा जी जो है वो नाम उसका है गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन उसका एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। और उसका लेना देना है स्पॉन्टेनिटी से। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कैनॉट, डज नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, करवाना पड़ेगा। डज नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या बताया था, हैपेंस ऑन इट्स ओन, हैपेंस ऑन इट्स ओन, अपने आप खुद से हो जाएगा वो रिएक्शन। डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो अपने आप वो रिएक्शन हो जाती है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन अपने आप नहीं होती। तो डेल्टा जी का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। जी माने गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन उसमें सिर्फ नाम में एनर्जी है, एनर्जी का कंसेप्ट कुछ नहीं है। उसका यूनिट जूल वगैरह रहता है इसलिए उसको एनर्जी बोलते हैं, लेकिन अपने काम की चीज। डेल्टा जी निगेटिव मतलब अपने आप हो जाएगी रिएक्शन, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब अपने आप रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो श्रीतेज एक बार अनम्यूट करके बता दो हो गया क्या। यस सर। ओके। थैंक ओके ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी लिखवा दिया था, तो ये अभी फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। कल के नोट्स में, पिछले क्लास के लेक्चर के नोट्स में देख लेना और ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनेमिक्स जब अपन वापस पढ़ेंगे तो ये चीज़ें फिर से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको कर देते पूरा डिलीट और पीछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट सरफेस रादर देन द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज इसेंशियली सरफेस फिनोमेना। ठीक है, ये सब इजी चीज़ है, एडजॉर्बेट सॉल्यूट, एडजॉर्बेट सॉल्वेंट, ये इजी है। एग्जांपल्स भी पढ़ा दिए थे, 2 बार हो गया अब तक, तो आप देख लेना, लर्न कर लेना एग्जांपल्स। ये थर्मोडाइनमिक्स का पॉइंट भी हो गया। हाँ, ये क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे देखो एक चॉकस्टिक वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, चॉकस्टिक इज डिप्ड इन इंक। तो इंक क्या होता है, इंक में दो टाइप की चीजें होती है। एक होता है इंक में कलरिंग एजेंट। इंक में क्या होता है, कलरिंग एजेंट होता है, वो बोलते हैं अपन उसको डाई बोलते हैं, डी वाई डाई। और दूसरा उसमें वाटर होता है। क्या होता है, दो चीजें होती है, वाटर होता है और कलरिंग एजेंट होता है डाई। यहाँ लिख भी देते हैं, इंक में दो पार्टिकल्स, एक है वाटर और एक है कलरिंग एजेंट। अपन कलरिंग में यू लिखते, ब्रिटिश इंग्लिश लिखते अपन।
तो ये जो दो पार्टिकल्स है इंक के, इनके दो पार्टिकल्स है ना, पहला पार्टिकल है वाटर और दूसरा पार्टिकल है कलरिंग एजेंट। तो जो कलरिंग एजेंट है ना वो चौक के ऊपर चिपकता है, चौक के अंदर नहीं जाता, लेकिन जो वाटर है वो चौक के अंदर चला जाता है। तो ऐसा इमेजिन करो कि वाटर इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नीचे, वाटर इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड एंड डाई पार्टिकल्स आर गेटिंग एडजॉर्ब्ड। तो डाई पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं, और वाटर क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर हुआ ए बी, अंदर तक गया, आखिरी तक गया, और डाई पार्टिकल्स कहाँ तक गए, डाई पार्टिकल्स सिर्फ सरफेस के ऊपर चिपके रहे, सरफेस के ऊपर चिपके रहना मतलब आर गेटिंग एडजॉर्ब्ड। ओके गौरी अनम्यूट। सर आपकी आवाज लो आ रही। आवाज लो आ रही, अच्छा गौरी अभी आप, गौरी एक बार अनम्यूट करो। सर अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, अच्छा कुछ वॉइस में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है क्या गौरी? नहीं सर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, पर थोड़ी लो आ रही थी। ओके ठीक है, अब बेटर है, ठीक है गुड। तो दो पॉइंट है यहाँ पे, एक है इंक, सॉरी इंक में दो पॉइंट है, एक है वाटर और दूसरा है डाई कलरिंग एजेंट। तो जो कलरिंग एजेंट है वो कहाँ रहता है, कलरिंग एजेंट अंदर नहीं जाता लेकिन पानी अंदर जाता। तो पानी अंदर जा रहा मतलब एब्जॉर्ब होता पानी, और जो वाटर और जो डाई के पार्टिकल्स रहेंगे थोड़े बड़े रहेंगे ना, डाई के पार्टिकल्स कलरफुल जो रहते हैं, तो वो कलरिंग एजेंट जो रहता है वो सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। तो ऑन ब्रेकिंग आइस, और सॉरी ऑन ब्रेकिंग चॉक स्टिक, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फ्रॉम इनसाइड। अभी कैसा है ना, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, अगर आप चौक लो उसको इंक में डिप करो और उसको तोड़ के देखो तो अंदर भी ब्लू कलर दिखता है, करके देखोगे तो पता चलेगा। घर पे चौक होगा, इंक होगी, तो थोड़ी सी इंक उसमें लगा के देखना, थोड़े ज्यादा देर तक रहने देंगे तो कलरिंग एजेंट अंदर तक चला जाता, मतलब कलरिंग एजेंट भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता। लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा है ऐसा, तो अपन ऐसा अज्यूम करें इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फ्रॉम इनसाइड। स्कूल में आप लोगों ने करके भी देखा होगा, इनफैक्ट स्कूल में तो ये यूज भी करते हैं, जब इंक पेन रहता है तो इंक पेन से कभी कभी इंक गिर जाती है तो उसके ऊपर से ऐसा चौक का स्टिक घुमाते हैं, थोड़ा सा चौक का स्टिक घुमा लेंगे तो वो जो गिरी हुई इंक है वो चौक पूरी की पूरी सक इन कर लेता है। ठीक है, फिर अगर इंक की बोतल में, ऐसी इंक की बोतल रहती है ना कैमल कैमिलिन की, तो उसमें अगर अपन चौक डाल के रखेंगे थोड़ी सी देर 2-4 सेकंड और फिर तोड़ के देखेंगे तो अंदर से वो ब्लू हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बट टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि अंदर से व्हाइट है तो उसको अपन अंदर से व्हाइट कंसिडर करें। तो अंदर से व्हाइट कंसिडर करें तो उससे अपने को एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट वाला सेंटेंस नीचे देखो, नीचे लास्ट वाला सेंटेंस कुछ तो भी हाईलाइट करके लिखा है उन्होंने यहाँ पे, प्लीज वेट। ये जो सेंटेंस दिख रहा है नीचे, ये सेंटेंस सब लोग एक बार मन में पढ़ो। क्या लिखा है, सॉर्प्शन लिखा है, सॉर्प्शन मतलब एड्जॉर्प्शन का भी सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का भी सॉर्प्शन, दोनों का कॉमन वर्ड ले लिया सॉर्प्शन। तो दोनों चीजें अगर एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, इसके लिए सिर्फ इतना ही काम की चीज है, सॉर्प्शन वर्ड याद रख लेंगे तो सफिशियंट है। तो सॉर्प्शन में एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं, मतलब सरफेस पे भी पार्टिकल चिपक गए और अंदर भी चले गए। ठीक है, सरफेस पे भी चिपक गए तो एड्जॉर्प्शन हो गया, अंदर भी चले गए तो एब्जॉर्प्शन हो गया। तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन मतलब क्या रहता है, पार्टिकल अंदर चला गया सरफेस पे नहीं चिपका, और सॉर्प्शन में दोनों हो गया, सरफेस पे भी चिपक गया और अंदर भी चला गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टर्म्स, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। ठीक है, फिर ये सेंटेंस और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, वाटर वेपर था एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस CaCl2 बट एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। हाँ ये अच्छा सेंटेंस लग रहा है मेरे को, अपन इसको लर्न करेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लीज ध्यान दे कि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो लोग मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि बायोलॉजी में कैसा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, तो वैसा अपने को ये वाले चैप्टर के लिए भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन रीड करना है अच्छे से। तो ये जो मैंने रेड कलर में अंडरलाइन किया है सेंटेंस, आखिरी तक ही हो गया वो अंडरलाइन, उसको लर्न करेंगे अपन। ठीक है,
इन एब्जॉर्प्शन द कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। मतलब क्या, अपन पानी लेते हैं, पानी में शक्कर डिजोल्व करते हैं, उसको घुमाते, शक्कर डिजोल्व हो जाती। शक्कर डिजोल्व होने के बाद में अगर एक गिलास भर के पानी में 1 चम्मच शक्कर है और उसका मैंने 2 बूंद पानी का ऊपर से सैंपल लिया और 2 बूंद बॉटम ऑफ द कंटेनर से सैंपल लिया, तो दोनों सैंपल का मिठास सेम रहता है। ऐसा थोड़ी रहता है कि नीचे का पानी ज्यादा मीठा और ऊपर का पानी कम मीठा, ऐसा रहेगा, ऐसा थोड़ी रहता है। तो उसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। तो जैसा वहां पे कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क रहता है, वैसा यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन में कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क होता है। एड्सॉर्प्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, एड्सॉर्प्शन में तो सरफेस पे ही है। अंदर का देखेंगे तो अंदर तो पूरा व्हाइट कलर का ही मिला ना चौक, बाहर चौक ब्लू कलर का हो गया लेकिन अंदर तो व्हाइट कलर का मिला। तो मैं एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो एड्सॉर्प्शन मतलब सिर्फ सरफेस पे चिपकेगा। अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन में सरफेस के अंदर चला जाएगा, बल्क के अंदर चला जाएगा। और बल्क में भी ऐसा नहीं है कि अंदर ज्यादा जाके बैठेगा और बाहर कम रहेगा, क्या, बल्क में जाने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाता है। इस चीज का अपन ध्यान रखें, ठीक है। तो ये स्लाइड में किसी को कोई कंसर्न, एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड, प्लीज पूछ लो। श्रीतेज। Sir, we can write that in absorption, in the bulk, the outside and inside concentration remains same. नहीं, आउट इन द एड्सॉर्प्शन नहीं, इन द सॉर्प्शन। सॉर्प्शन Yes, में yes, बाहर और yes, अंदर सेम रहेगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो yes, sir. सॉर्प्शन में द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सरफेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द बल्क विल बी सेम, विल बी इक्वल, बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं सॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे कुछ नहीं है, सोचो इस चीज को, एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे कुछ भी नहीं है और एड्सॉर्प्शन में बल्क में कुछ भी नहीं है, और सॉर्प्शन में दोनों पे है। सॉर्प्शन दोनों पे है, एड्सॉर्प्शन सरफेस पे है, और एब्जॉर्प्शन में बल्क के अंदर है। बी फॉर बल्क, बी फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में बी आता है और बल्क में भी बी आता है। इजी है ये, चले आगे। ठीक है, अब अपन को फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन का डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो फिजिक्स ऑप्शन रहता है इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वैंडरवाल्स फोर्स। तो वैंडरवाल फोर्स रहते हैं वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखा, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो भी मोर देन सफिशिएंट है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा ये। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजें रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिजिक्स ऑप्शन, तो वो वीक रहते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस वीक रहते हैं। केमिकल बॉन्ड जो रहता है स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए केमिक्स ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है और फिजिक्स ऑप्शन वीक है। तो फिजिक्स ऑप्शन टेम्पररी है और केमिक्स ऑप्शन परमानेंट है। इसीलिए देखो फिजिक्स ऑप्शन क्या है, रिवर्सिबल है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, हुआ तो वापस भी जा सकते हैं। लेकिन केमिक्स ऑप्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, अगले स्लाइड पे होगा पता नहीं मेरे को। टेम्पररी, TEMPORARY, फिजिक्स ऑप्शन होता है टेम्पररी और केमिक्स ऑप्शन होता है परमानेंट। तो केमिक्स ऑप्शन में अपन लिखेंगे परमानेंट, केमिक्स ऑप्शन में परमानेंट लिखेंगे, फिजिक्स ऑप्शन में टेम्पररी लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो लो है। एंथैल्पी माने एनर्जी, एड्सॉर्प्शन की एनर्जी कम है 20 से 40 किलो जूल पर मोल और इधर ज्यादा है। सोचो क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है ना, केमिकल बॉन्ड बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना, ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा किसमें, केमिक्स ऑप्शन में। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कम किसमें, फिजिक्स ऑप्शन में। ये डिफरेंस ऐसा का ऐसा लर्न करना, बोर्ड्स के लिए तो काम में आएगा ही अपने को, लेकिन आगे नीट जेई में भी इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, फिर फिजिक्स ऑप्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर रेडिली एब्सॉर्ब्ड। केमिक्स ऑप्शन, it also depends on the nature of the gases which can react with the adsorbent show chemisrption। तो ऐसे गैसेस जो एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्ट करते हैं वो केमिसॉर्प्शन शो करते हैं, बराबर है ना, जिसमें रिएक्शन होगी। देखो रिएक्ट वर्ड लिखा है, तो रिएक्ट मतलब रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड जब बनता है तब रिएक्शन होती है, तभी तो केमिकल बॉन्ड बनता है। तो इसलिए गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन। और यहाँ क्या है, मोर इजीली लिक्विफाइबल। अब आप लोगों ने गैस लॉस पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू NRT, तो उसमें देखा होगा ना, रियल गैसेस आर लिक्विफाइबल, आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे 4th पॉइंट में यूज करे।
प्लीज ट्राई टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लिक्विफाइबिलिटी ऑफ गैसेस इन द फोर्थ पॉइंट। जो ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं, लिक्विफाई होना मतलब क्या, पार्टिकल्स का पास में आना। पार्टिकल्स का पास में आना तो एड्सॉर्प्शन में भी तो अपन वही कर रहे हैं। एड्सॉर्प्शन वाले प्रोसेस में भी तो पार्टिकल्स को पास में लाके सरफेस के ऊपर चिपका के रख रहे हैं, तो उसको अपन फिजिजॉर्प्शन सोच सकते हैं। किसको सोच सकते हैं, जहां पे लिक्विफाइबिलिटी गैसेस की ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग liquefaction of gases, particles of gases come close together. During liquefaction of gases, particles of gases come close together. बराबर है। तो ये वाले पॉइंट को आप फोर्थ वाले पॉइंट से रिलेट करें, देखो समझ में आएगा। ठीक है, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वो तो इजी है। और सेकंड पॉइंट देख लो, इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जैसे जो डायरेक्शन में रिएक्शन होनी है वही डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। फिजिजॉर्प्शन का कैसा है, कहीं से भी करवा लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही टेम्पररी है, होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। तो फिजिजॉर्प्शन एकदम अपने मन का राजा जैसा है, करना है करेंगे, नहीं करना है छोड़ो यार अगले साल देखेंगे। लेकिन केमिजॉर्प्शन में कैसा है, नहीं करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है। तो वो केमिजॉर्प्शन वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल है, एक बार कर लिया तो पीछे नहीं हट सकते। फिजिजॉर्प्शन वाला प्रोसेस पीछे हट सकते, रिवर्सिबल है। स्पेसिफिक का मतलब कहीं से भी हो जाए तो फिजिजॉर्प्शन, लेकिन जो डायरेक्शन में रिएक्शन होनी है उसी डायरेक्शन में होगी तभी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक इन नेचर केमिजॉर्प्शन। तो रिएक्शन करवाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट केमिजॉर्प्शन में होती है रिक्वायरमेंट, फिजिजॉर्प्शन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने ये वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। किसी को डाउट है तो पूछ लो, हाथ उठा के डाउट पूछ लो। धनवीर का शायद डाउट था, बोलिए सर। अब सर ये जो आपने बताया एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज अब लो या हाई, अब ये नहीं समझे सर, ये आखिरी वाले नहीं समझे। हाँ ठीक है, तो एंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंजेस। एंथैल्पी का ये आवाज आ रही, हाँ, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी चेंजेस। तो फिजिजॉर्प्शन में क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन केमिजॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट जहां पे है वहां एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन हाई होगा, और जहां पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन लो होगा। तो फिजिजॉर्प्शन में लो और केमिजॉर्प्शन में हाई। वैल्यूज लर्न करेंगे। धनवीर अनम्यूट करो, कमेंट करो। यस सर, अंडरस्टूड, ओके थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, श्रीतेज। सर ये आपने बोला कि गैसेस विच कैन रिएक्ट विद एब्जॉर्ब शो केमिजॉर्प्शन और वो डिपेंड ऑन नेचर करते हैं। हाँ तो उसमें कुछ ये मतलब जो वही चाहिए ना, मतलब गैसेस। नहीं, तो जो दो टाइप के गैसेस इमेजिन करो। पहले टाइप ऑफ गैस जो एडसॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब जो रिएक्ट कर लेगा वो केमिजॉर्प्शन को फेवर करेगा। और जो चीज रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो सकता, तो वो चीज फिजिजॉर्प्शन को फेवर करेगा। अब अगर कोई गैस है जो इजीली लिक्विफाई भी हो सकता और रिएक्ट भी कर सकता, तो वो दोनों को फेवर करेगा। हाँ यस सर। बराबर। प्रैक्टिकली कैसा रहता है कि कोई भी प्रोसेस में अकेला फिजिजॉर्प्शन या अकेला केमिजॉर्प्शन नहीं मिलता, दोनों प्रोसेसेस साथ में मिलती है। लेकिन कौन से प्रोसेस की क्वांटिटी ज्यादा है वो बताता है कि कैसा कंसिडर करना है। तो अगर कोई गैस है, सपोज जैसे मान लो क्लोरीन गैस ले लो, तो क्लोरीन गैस का लिक्विफाइबिलिटी थोड़ा कम है। लेकिन यही अगर अपन सपोज वाटर वेपर ले ले, तो वाटर वेपर का लिक्विफाइबिलिटी ज्यादा है, ऐसा सोचो। तो वाटर वेपर जो है फिजिजॉर्प्शन ज्यादा कराएगा। लेकिन क्लोरीन गैस अगर इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन में कर लेता है, ये अच्छे से केमिकल बॉन्ड बना लेता है एड्सॉर्बेंट के साथ में, तो फिर वो क्लोरीन गैस केमिजॉर्प्शन शो करेगा। लेकिन कोई नया ही गैस पार्टिकल ले लो, वो केमिजॉर्प्शन भी शो कर सकता, फिजिजॉर्प्शन भी शो कर सकता, तो करेगा, दोनों शो करेगा, दोनों चीजें एक साथ होंगी, उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। छठवां पॉइंट, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। कॉमन सेंस वाली बात है, केमिकल एनर्जी कम तो टेम्परेचर भी कम रहा तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर, केमिकल वाले में हाई टेम्परेचर चाहिए, क्यों? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना। पांचवा पॉइंट देखो, याद करो पांचवा पॉइंट,
कम एनर्जी थी फिजिजॉर्प्शन में, ज्यादा एनर्जी थी केमिजॉर्प्शन में। तो केमिजॉर्प्शन में ज्यादा एनर्जी मतलब हाई टेम्परेचर के साथ रिलेट करेंगे, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये उल्टा, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी समटाइम्स नीडेड। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब जो एनर्जी अपने को प्रोवाइड करनी पड़ रही है, बता देते हैं। एक्टिवेशन कहाँ है स्पेलिंग, अच्छा ऊपर ही है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to initiate the reaction. The amount of energy required to initiate the reaction is the activation energy. अब ये जो एनर्जी है ये बाद में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, मतलब डिपेंड करता है ना एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। लेकिन कोई भी रिएक्शन को स्टार्टिंग में एक्टिवेट तो करना ही पड़ता है। अब जैसे अपन बोलते हैं कि अपने घर में गैस का सिलेंडर रहता है, तो गैस का सिलेंडर फ्यूल है, तो फ्यूल है तो वो बर्न करता है। अरे लेकिन बर्न करता है, लेकिन लाइटर से जलाना तो पड़ता, माचिस की लकड़ी लगाएंगे तभी बर्न करेगा ना। तो माचिस की लकड़ी लगाना मतलब एक्टिवेट करना। दूसरा एग्जांपल सोचे, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, डैजलिंग फ्लेम निकलता है, उसमें से लाइट निकलता है, बहुत सारा लाइट और थोड़ा बहुत एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है। लेकिन उसको भी माचिस की लकड़ी लगाएंगे तभी जाके वो मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा ना, ऐसे हवा में रखे रखे थोड़ी बर्न हो जाता। तो उस चीज को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ चीजों की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम रहती, कुछ चीजों की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती। तो केमिजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा और फिजिजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम, इसको लर्न करने का। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल सोचो, इसमें मेरे दिमाग में अभी आ गया, मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ में। आयरन का रस्टिंग, रस्टिंग पता है ना, आयरन ऑक्साइड बनता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन, बराबर। लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है उसको बहुत कम एनर्जी लगती है, और इतनी कम एनर्जी लगती है कि रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। तो आयरन रखे रखे रस्ट हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम रखे रखे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा। रिएक्ट कैसे कराएंगे, माचिस की लकड़ी लगा देंगे फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैग्नीशियम का एक्टिवेशन एनर्जी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का एक्टिवेशन एनर्जी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन का एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो 7th पॉइंट है इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। 6वां पॉइंट तो शायद समझ में आ गया होगा, एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। 7th पॉइंट में अगर किसी को कोई कंसर्न है तो पूछ लो। बहुत बढ़िया, नहीं है बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कॉमन सेंस। 8वां पॉइंट इधर भी, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, कॉमन सेंस। ये तो अपन ने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज में भी देखा था। ध्यान दे कि ये डिफरेंस नहीं है, हम लोग फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का ये मतलब नहीं कि दो चीजों में सिर्फ डिफरेंस बताना, दो चीजों में सिमिलैरिटी भी बताई जा सकती है। तो 8वां पॉइंट सिमिलैरिटी वाला पॉइंट है। दोनों चीजें चाहे फिजिक्स ऑप्शन हो या केमिक्स ऑप्शन हो, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। 9th पॉइंट, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट, बराबर। हाँ, और इधर यूनिमोलिकुलर लेयर है, कॉमन सेंस है। इसका ना डायग्राम भी है अपने पास में, लास्ट टाइम पे बताया भी था मैंने। ये डायग्राम देखो, ये लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था डायग्राम। देखो फिजिक्स ऑप्शन में कैसे बहुत सारी लेयर लग गई, ये पहली लेयर लगी एटम्स की, फिर दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई, यहाँ पे तो 7-8 लेयर आ गई। लेकिन केमिकल ऑप्शन में देखो ये बाकी के मॉलिक्यूल चिपके नहीं वहां पे। जहां पे केमिकल बॉन्ड बन गया उसके बाद वापस से केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता, वापस से केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए इसको क्या लिखेंगे अपन, यूनिमोलिकुलर लेयर। और इधर क्या लिख, और गलत हो गया, नहीं बराबर हो गया, और इधर लिखेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर लगा सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। क्यों लगा सकते हैं, वैंडरवाल्स फोर्स है। वैंडरवाल फोर्स इज जस्ट अट्रैक्शन। वैंडरवाल फोर्स क्या है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन
इज हाईली स्पेसिफिक। यहाँ पे फिजिजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक। तो ये वाले पॉइंट को अपन स्पेसिफिसिटी से भी रिलेट करें। फिजिजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर चल जाएगी। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं चलता। केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक ही लेयर चाहिए अपने को, यूनिमोलिकुलर लेयर। ठीक है, तो ये लिख लो, मैं चाहता हूँ कि जनता इसको लिख ले। ये डायग्राम कल बनाया था, अगर डायग्राम है और उसके पास में जगह है तो लिख लो, नई जगह है तो फिर से ऐसा अलग से पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। चलो हो गया क्या, लिख लिया क्या? जो लोग लिख रहे हैं हाथ उठाओ प्लीज। ठीक है, जल्दी लिखे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये भी एक्सप्लेन करती है। ये लेफ्ट वाला डायग्राम भी बता दिया था लास्ट टर्न पे। देखो एक ही लेयर बन गई। एक्टिवेटेड चारकोल पे गैस का एड्सॉर्प्शन होता है, गैस का एड्सॉर्प्शन हुआ तो एक ही लेयर बनी। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो एड्सॉर्प्शन है उसके दो पार्ट, फिजिजॉर्प्शन, केबिजॉर्प्शन। केबिजॉर्प्शन में ओनली वन लेयर, लेकिन बाहर की तरफ, और यहाँ पे मोर देन वन लेयर्स, ये भी बाहर की तरफ। प्रॉब्लम हो गया ये तो। अब ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे कि बाहर की तरफ लेयर एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है ना। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है, उस एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स गो इनसाइड द बल्क। एब्जॉर्प्शन में जो है पार्टिकल्स जो है वो बल्क में अंदर चले जाते हैं, और एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे ही चिपके रहते हैं। और सरफेस पे चिपकने का दो तरीका, या तो एक लेयर में चिपके या तो दो लेयर में चिपके। तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम एड्सॉर्प्शन का है। ठीक है, चलो डाउट है क्या इसमें किसी को? कोई इसमें कोई डाउट नहीं? ये लिख लो, ये भी अच्छा है, इसको लिख लो ओन वर्ड्स में, सेंटेंसेस में लिख लो। नहीं तो ऐसा टेबल के जैसा, चार्ट के जैसा बना के लिखा तो भी चलेगा।
चले आगे, हो गया, ये लिख लिया। कितने लोग लिख रहे हैं, जल्दी लिखो प्लीज। ओके, वेरी गुड। तो ये डिफरेंस मैंने बता दिया। डिफरेंस में किसी को कोई डाउट हाथ उठा के पूछ लो। एनी डाउट्स इन डिफरेंस? नो डाउट्स इन डिफरेंस। अब ये वाला एक डायग्राम देख लेते हैं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है ये। देखो एड्सॉर्प्शन में कैसा सरफेस पे चिपक रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, और एब्जॉर्प्शन में देखो कितना अच्छे से डायग्राम बना है, अंदर चला गया लेकिन सरफेस पे नहीं चिपका है। और अगर ऐसे ही मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहूँ जिसमें मैं एब्जॉर्प्शन बता पाऊँ, सॉरी जिसमें मैं सॉर्प्शन बता पाऊँ, तो सॉर्प्शन में मैं क्या करूँगा, पार्टिकल्स सरफेस पे भी चिपका के बताऊंगा और पार्टिकल्स अंदर भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये डायग्राम मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए साइज छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये वाले डायग्राम में देखो, एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे कुछ भी चिपका हुआ नहीं दिखाया है, अंदर चले गए पार्टिकल्स, अंदर जाके मूव कर रहे, मूव कर सकते, नहीं भी मूव कर सकते, डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे जाके चिपक गए। और जनरली अंदर जाके मूव नहीं करते, अंदर जाके वो भी सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह पे जाके। और ये सॉर्प्शन में दोनों जगह रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स सॉर्प्शन में कुछ पार्टिकल्स अपने को हवा में भी बताने पड़ेंगे, गैस पार्टिकल्स। ऐसा थोड़ी है जितने पार्टिकल्स थे पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो गए क्या, या पूरे के पूरे सॉर्प हो गए क्या, थोड़े से पार्टिकल्स हवा में बचे हुए भी तो रहेंगे। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। तो तीन चीज़ें बता दी, सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। इसको लिख लो, डायग्राम बना लो, नोटबुक में होना चाहिए अपने पास डायग्राम। 6 महीने बाद टॉपिक रिवाइज करने का टाइम आया तो पता रहना चाहिए क्या कंसेप्ट था। बोलिए जय। सर ये जो राइट वाला डायग्राम है हाँ, तो ये भी सर प्योर एब्जॉर्प्शन नहीं है ना? मतलब जो मैंने बनाया वो वाला या जो पिक्चर है वो वाला? नहीं, पिक्चर में राइट वाला। है ना, प्योर एब्जॉर्प्शन है ना, प्रॉब्लम क्या है? सर आपने भी सेम वैसे ही बनाया तो वो सॉर्प्शन है और ये एब्जॉर्प्शन है। नहीं नहीं, ये देखो एड्सॉर्प्शन में दिख रहे हैं क्या, सरफेस पे चिपके हुए हैं, यस। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह दिखाई है उसने, देखा चिपके हुए नहीं है, इसलिए मैंने अलग से बनाया चिपका के। तो चिपक भी सकते हैं, अंदर जा भी सकते हैं। एब्जॉर्प्शन में उसने चिपकाया नहीं है लेकिन डायरेक्टली अंदर भेज दिया, मतलब वो पार्टिकल सरफेस पर नहीं रुकता, अंदर चला जाता। एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस पे रुक जाता, और सॉर्प्शन में पार्टिकल, कुछ पार्टिकल सरफेस पे रुकते हैं और कुछ पार्टिकल अंदर चले जाते हैं। समझा जाए? यस सर। बहुत बढ़िया। सर। बोलिए सर। हाँ सर, और सर आप थोड़ा माइक अपना पास में पकड़ सकते क्या? जब आप पास में पकड़ते तब बहुत अच्छी अच्छा अच्छा आवाज आ आती। रहा है, हाँ इसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो माइक पकड़ लेते, कुछ पिन वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, अभी ठीक है ना? यस सर। हाँ, पास में रखते हैं इसको। श्रीतेज। हाँ सर, मतलब ये सॉर्प्शन में जो है वो पार्टिकल हवा में भी रहती, चिपक के भी रहते और अंदर भी रहते। हवा में तो हमेशा ही रहेंगे ना, हवा के ही पार्टिकल तो हाँ आगे चिपक हवा में रहे हैं। हमेशा रहेंगे। हाँ, हवा हाँ में तो हमेशा ही रहेंगे। हाँ। एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे, यस सर। एब्जॉर्प्शन में सिर्फ अंदर, सॉर्प्शन में यस। दोनों जगह। यस सर, थैंक यू। ओके, चले आगे। हो गया, हो गया, लिख लिया होगा, ड्रॉ कर लिया होगा लोगों ने। नहीं ड्रॉ किया बाद में यूट्यूब पे देख के ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब अपने को मैकेनिज्म देखना है, तो मैकेनिज्म देखने से पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ होता क्या है। अब ये एक सरफेस नहीं है, ऐसा सरफेस नहीं, अपने को ऐसा सरफेस चाहिए। मान लो कि ऐसा ऑरेंज कलर का सरफेस है, ठीक है, और इस पे छोटे छोटे रेड कलर के ऐसे पार्टिकल आने वाले हैं, दिख रहे हैं ऐसे रेड कलर के पार्टिकल आके इसके ऊपर चिपकने वाले हैं। तो कैसा रहता है कि जब पार्टिकल अंदर चला जाता है तो अंदर जाने के बाद उस पे चारों डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस लग जाता है।
ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल यहाँ पर है, इमेजिन करो कि मैं दो टाइप के पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, एक पार्टिकल जो सरफेस पे है और एक पार्टिकल जो अंदर है। तो इनफैक्ट मैंने ना कलर चेंज करना चाहिए। ठीक है, डायग्राम देखने में थोड़ा नहीं चल जाएगा, अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मान लो कि एक ग्रीन कलर का पार्टिकल सरफेस का है, मतलब वो एड्सॉर्बेंट का है। ठीक है, और एक ग्रीन कलर पार्टिकल यहाँ पर है सरफेस पे एड्सॉर्बेंट का, चलेगा। अब ये वाला जो पार्टिकल है पहला वाला जो अंदर है, अंदर वाले पार्टिकल पे क्या होता है, चारों तरफ से सेम फोर्स लगता है। तो चारों तरफ से सेम फोर्स लगने की वजह से वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा मान के चलो। लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है उस पे अंदर से फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये क्या करता है, जो बाहर के जो पार्टिकल्स है ऐसे रेड कलर वाले पार्टिकल्स, उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको खुद की तरफ आकर्षित करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये रेड पार्टिकल इसको जाके चिपक जाता है। तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो क्यों हुआ ऐसा, सरफेस के पार्टिकल ने गैस के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया, और वो अट्रैक्ट करने की वजह से गैस का पार्टिकल सरफेस पे आके चिपक गया, अंदर नहीं गया। अंदर जाएगा तो उसको तो एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं देखना है अपने को अभी। नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन टॉकिंग अबाउट एड्सॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन हैपेंस बिकॉज particles on the surface try to attract the particles of gases. सरफेस के पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और सरफेस के पार्टिकल्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, उसकी तरफ उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स एकदम बराबर है। इसी चीज को फिजिक्स वाले सरफेस टेंशन के नाम से भी एक्सप्लेन करते हैं। फिजिक्स में ये टॉपिक आएगा तब आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी अपने लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। सरफेस के पार्टिकल पे फोर्सेस कम ज्यादा है, अंदर के पार्टिकल पे फोर्सेस इक्वल इक्वल है। तो इसीलिए सरफेस के पार्टिकल्स की इच्छा है कि गैस पार्टिकल को लाके अपन सरफेस पे चिपका दे, इसलिए गैस पार्टिकल का एड्सॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, ये समझा क्या? प्लीज हाथ उठा के बता दो अगर डाउट है तो। डाउट है तो हाथ उठाए प्लीज। श्रीतेज प्लीज आस्क। नहीं सर, आपने बोला कि जो सरफेस में जो पार्टिकल रहते हैं वो गैस के पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन में। हाँ और बराबर। वो, हाँ हाँ सर, और एब्जॉर्प्शन में वो, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते। नहीं, एब्जॉर्प्शन के बारे में जाने दो, एब्जॉर्प्शन को भूल ही जाओ। ऐसा इमेजिन हाँ करो कि दुनिया में एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही है। जो कुछ भी हो रहा है सरफेस पे ही जाके चिपक रहा है। तो जो चीज सरफेस पे चिपक रही है तो क्यों चिपक रही है, सरफेस के पार्टिकल को ऐसा क्या था कि उसको गैस के पार्टिकल को लाके चिपकाने का था। तो सरफेस के पार्टिकल जो रहते हैं उनके फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं रहते, अंदर के जो पार्टिकल रहते हैं उनके फोर्सेस बैलेंस रहते हैं। तो अंदर के पार्टिकल के फोर्सेस बैलेंस होने की वजह से अंदर के पार्टिकल को प्रॉब्लम नहीं है, और सरफेस के पार्टिकल ने गैस के पार्टिकल को आके अट्रैक्ट कर लिया। जय। सर ये फोर्स वैंडरवॉल फोर्स है क्या? हाँ, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने मैकेनिज्म बताया फिजिकल एड्सॉर्प्शन का, सादा वाला अट्रैक्शन फिजिजॉर्प्शन जैसा। तो फिजिजॉर्प्शन में बोलते हैं वैंडरवॉल फोर्स, लेकिन अगर वो गैस का पार्टिकल आके केमिकल बॉन्ड बना लेगा तो वो बन जाएगा केमिजॉर्प्शन, बराबर। यस। तो लॉजिकल है, केमिजॉर्प्शन में गैस का पार्टिकल आएगा और केमिकल बॉन्ड बना लेगा, फिजिजॉर्प्शन में गैस का पार्टिकल आएगा और सादा वाला वैंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये इजी पॉइंट है। कोई डाउट इसमें किसी को? यही चीज इंग्लिश में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो अपन वो रीड करेंगे अभी। तो अब ये मैकेनिज्म देख लो, एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्यों होता है वो, सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द बल्क पार्टिकल्स। बल्क पार्टिकल के चारों तरफ बल्क के पार्टिकल्स है, सरफेस पार्टिकल के चारों तरफ सरफेस पार्टिकल थोड़ी ना है। जैसे सरफेस पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर तो गैस है, उसके नीचे तो सॉलिड वाला मेटल सरफेस है या चारकोल जैसा सरफेस है। तो सरफेस पार्टिकल्स आर नॉट एट द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इन द बल्क। पहला पॉइंट समझ गया। दूसरा, इनसाइड द एड्सॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। देखो जो मैंने बोला, अंदर के जो पार्टिकल्स है इनसाइड वाले वो क्या है, फोर्सेस म्यूचुअली बैलेंस्ड है। लेकिन सरफेस के जो पार्टिकल्स है सरफेस वाले
पोजेस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। याद करो, एक रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस 2 दिन पहले डाउट था, धनबीर का डाउट था शायद। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रेसिडुअल फोर्स, कुछ तो भी फोर्स बच गया ना उसमें, अंदर का जो पार्टिकल है उसका तो बैलेंस हो गया, बाहर के पार्टिकल का कुछ बच गया, तो जो बच गया वो रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। दे पोजेस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। यही फोर्स की वजह से गैस के पार्टिकल आके चिपक जाते हैं। अब अगर वो गैस के पार्टिकल वैंडरवाल फोर्स से आए तो फिजिजॉर्प्शन, और वो गैस के पार्टिकल आके केमिकल बॉन्ड बना दिए तो केमिजॉर्प्शन। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज सरफेस एरिया, ये तो अपन ने डिफरेंस में भी पढ़ लिया। पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बराबर है। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख लेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो ये भी थर्ड पॉइंट पढ़ा दिया। ये 3 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमें बताते हैं एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट डेवलप कैसे हुआ। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कोई ये नहीं पूछेगा एग्जाम में एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस बताओ, फिजिक्स ऑप्शन में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या हो रहा है। लोग पूछेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, तो कैसे हुआ का आंसर सेकंड पॉइंट है। इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स लर्न कर लेना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही लिया हुआ स्टेटमेंट है, बट लिखना नहीं है इसका ये मतलब नहीं है एनसीईआरटी से भी पढ़ना नहीं है, उसको घर पे जाके रीड करे। क्लास होने के बाद आज शाम में प्लीज रीड करना इसको। कोई डाउट इसमें? मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सीधा लर्न कर लेना, दिमाग का दही नहीं करना इसमें। जो जैसा है वैसा वैसा लर्न कर लेना, काम आ जाएगा। दिल से बता रहा हूँ, ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा है, लर्न कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। बोलिए जय। हाँ सर, और सर रियल लाइफ में वैंडरवॉल फोर्स और वो केमिकल बॉन्ड सेम टाइम पे होता ना? हाँ हाँ, रियल लाइफ में बराबर सेम टाइम में होता है। जैसे वाटर है, वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में खुद के मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड, लेकिन दूसरे वाले के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो वैन डर वाल्स फोर्स ही है ना। तो यहाँ पे भी जब एड्सॉर्प्शन होता है तब मैं वही बताया मैंने कि अकेला फिजिसॉर्प्शन या अकेला केमिसॉर्प्शन नहीं मिलेगा, दोनों चीजें साथ में ही होती है। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल वैन डर वाल्स फोर्स से अटैच्ड है तो फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है सबको। जनता जा रही है, शायद बोर हो रहा है लोगों को, बट क्या करे, टॉपिक ही ऐसा है, पढ़ाना तो पड़ेगा, है ना। फिर ये डायग्राम भी बता दिया, ये वाली स्लाइड जो खाली रखी थी उस पर भी डायग्राम बनाने के लिए रखी थी खाली। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म का और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्सेस, ये बता दिया मैंने, याद करो। अब इसको आप रिलेट कर पाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जनता ये तीनों पॉइंट्स अभी रीड करे शांति से। ये तीनों पॉइंट्स बताए थे थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट के साथ में, अब इसको रिलेट करो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन के साथ में। वहां का रेसिडुअल फोर्सेस यहाँ के रेसिडुअल फोर्सेस से रिलेट करो। 1 मिनट दिया जा रहा है इसको रीड करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स इन दिस? आर वी कनेक्टेड? यस वी आर कनेक्टेड, यस वी आर। चले आगे। ये भी हो गया था, इसको भी रीड कर लो प्लीज, प्लीज आई इंसिस्ट, इसको रीड कर ले। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम अटेंड करवाना है तो डेल्टा जी 0 हो जाता है, लास्ट वाला पॉइंट, डेल्टा जी इक्वल 0 एट द स्टेट इक्विलिब्रियम इज अटेंड, है ना। तो ये अपन ने डिस्कस किया था, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 वाली चीज। अच्छा कंसेप्ट था ये।
फॉर मोर डिटेल्स रेफर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। ठीक है, अभी आइसोथर्म एक आर्टिकल है, तो आइसोथर्म अपने को अभी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या चल रहा है। कंसेप्ट बोलता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, यहाँ कहीं लिखा भी होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये देखो कांस्टेंट टेम्परेचर मिल गया। क्या बोल रहा है वो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही अपन सारी बातें करते हैं। लेकिन अगर जैसे अब अपने को प्रेशर चेंज करके देखना है, टेम्परेचर चेंज करके देखना है और उसका इफेक्ट देखना है, तो वो कैसे स्टडी करेंगे, टेम्परेचर चेंज करके, बट वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन है, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन उसको आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइसोथर्म। फिजिक्स में लॉज नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस लॉज में आपने पढ़ा होगा, आइसोकोर, आइसोबार, आइसोथर्म। आइसोकोर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर, बराबर। तो वही वाली चीज है आइसोथर्म। तो ये देखो, ये जो P है ना, ये प्रेशर है। मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो x बाय एम की वैल्यू बढ़ रही है। अभी x बाय एम क्या रिप्रेजेंट करता है, x इज द अमाउंट मास ऑफ एडसॉर्बेट एंड m इज द अमाउंट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। मतलब कितने ग्राम पे कितना ग्राम अपन, कितने ग्राम पे कितना ग्राम डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे x ग्राम पे अपन, सॉरी m ग्राम पे x ग्राम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे चारकोल रहता है ना, एग्जांपल अपन चारकोल लिखते हैं। चारकोल जो है वो एडसॉर्बेंट है, मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगा। और अमोनिया गैस जो है वो एडसॉर्बेट है, मतलब अमोनिया जाके चारकोल पे एडसॉर्ब हो रहा है। तो x ग्राम अमोनिया का चारकोल पे एडसॉर्ब होएगा, बराबर। लेकिन अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ एडसॉर्प्शन का क्वांटिटी भी बढ़ता है। तो देखो वो ग्राफ जो दिख रहा है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, वो कैसा इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है, दिख रहा है सबको इंक्रीजिंग ग्राफ। प्रेशर बढ़ाया क्वांटिटी बढ़ा, प्रेशर बढ़ाया क्वांटिटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया तो भी क्वांटिटी बढ़ा। तो ये अलग अलग टेम्परेचर, तो एट द सेम प्रेशर, स्ट्रेट लाइन इमेजिन करें उसको, सेम प्रेशर पे ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा गैस एब्जॉर्ब कर सकते, कम टेम्परेचर पे कम गैस एब्जॉर्ब होएगा। सेम प्रेशर पे डिफरेंट टेम्परेचर ऐसे निकाल सकते हैं, और सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रेशर्स निकालने का ऐसा कर्व ग्राफ आता। कैसा ग्राफ आता, कर्व ग्राफ आता। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ाई से रिलेट करें। सोचो अपन पढ़ाई करते तो अपना स्कोर वगैरह बढ़ता है ना, पढ़ाई ज्यादा होती। तो इमेजिन करो कि अगर आप 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा इमेजिन करो। दूसरा घंटा सॉल्व करोगे तो 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। लेकिन तीसरा घंटा सॉल्व करोगे तो 90 क्वेश्चंस नहीं होंगे, फिर 80 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आप थक जाओगे। फिर अगर और आपको बोले चौथा घंटा सॉल्व करो, तो अगले चौथे घंटे में 30 क्वेश्चंस नहीं होंगे, अगले चौथे घंटे में 15 ही क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो फिक्स होता जाएगा, कांस्टेंट होता जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा नहीं। ये पढ़ाई में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, 2-3 घंटे पढ़ाई करते बहुत अच्छा समझ में आता है। 7-8 घंटे घर पे पढ़ाई करने के बाद 8वां घंटा पढ़ो, 9वां घंटा पढ़ो, उतना ही समझ में आ रहा है, नई चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसा ही सोचे। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू के बाद ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता। फिर कितना भी प्रेशर बढ़ाया तो भी x बाय एम का वैल्यू चेंज नहीं होता। द वैल्यू ऑफ x बाय एम रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर अ सर्टेन प्रेशर। किसी एक प्रेशर के बाद में x बाय एम का वैल्यू फिक्स हो जाता है। स्टार्टिंग में प्रेशर बढ़ाया तो x बाय एम बढ़ता। अपने पढ़ाई का भी ऐसा ही है, अपन बहुत टेंशन लेके पढ़ाई करते तो अच्छी पढ़ाई होती, लेकिन कितना भी ज्यादा टेंशन हो जाए एक लिमिट तक ही अपन अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। वो लिमिट 4-5 घंटे होगा, 6वें घंटे में 7वें घंटे में पढ़ाई नहीं होती, फिर ब्रेक लेना पड़ता। तो यहाँ पे अपन समझे
कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना है वो दो चीजों पे डिपेंड करता, प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते तो भी एक्स बाय एम बढ़ता, प्रेशर बढ़ाते तो भी एक्स बाय एम बढ़ता, लेकिन प्रेशर के लिए एक वैल्यू तक ही बढ़ता। इनफाइनाइट प्रेशर कर देंगे तो इनफाइनाइट एक्स बाय एम का वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं है, वो एक्स बाय एम का वैल्यू एक पॉइंट के बाद फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये रेड लाइन के राइट साइड में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज टू द राइट हैंड साइड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द रेड लाइन, प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब वो इक्वेशन देखो, तो ये वाला है ना, उसका इक्वेशन है एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ है ये, और एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है। एन इज अ कांस्टेंट, एन इज अ फैक्टर, एन इज अ कांस्टेंट। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर लिख देते हैं वहां पे। तो ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लो, कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ लो। प्लीज राइट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज आस्क। धनबीर प्लीज आस्क, डाउट है क्या धनबीर? सर वो अब लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन नहीं समझा, ठीक है, लेफ्ट वो साइड एक्स वाला बाय एम इक्वेशन, वाला। हाँ लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जो एक्स बाय एम का वैल्यू है वो प्रेशर पे डिपेंड करता, लेकिन प्रेशर की पावर 1/n पे डिपेंड करता। ठीक है, तो एक्चुअली वो इक्वेशन कैसा बना था? वो इक्वेशन ऐसा बना था, एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n। यहाँ से आया वो, तो यहाँ से आया, फिर देयरफॉर लगा के ये लिख दिया, ये देयरफॉर लिख दिया मैंने। अब ये कहाँ से आया? तो ये ऑब्जर्वेशन से आया। मतलब लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रेशर की वैल्यू बढ़ा के देखा ना, प्रेशर बढ़ाया, फिर देखा 50 ग्राम एड्जॉर्ब हुआ, 100 ग्राम एड्जॉर्ब हुआ, 150 ग्राम एड्जॉर्ब हुआ, फिर लोगों ने और प्रेशर बढ़ाया तो 150 के बाद 200 ग्राम एड्जॉर्ब हुआ, फिर और प्रेशर बढ़ाएंगे तो 200 से बढ़ ही नहीं रहा था, तो लोगों ने बोला कि प्रेशर की एक वैल्यू के आगे वो चीज़ फिक्स हो जाएगी, और फिर मैथ्स करके ये इक्वेशन आया पी की पावर 1/n। अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रह सकती है, लेकिन 1 से बड़ी रहेगी इनकी वैल्यू। फिर उससे इक्वेशन बना एक्स बाय एम इक्वल्स के इंटू पी की पावर 1/n, एक्स बाय एम इक्वल्स के इंटू पी की पावर 1/n। ठीक है, जय। सर प्रेशर बढ़ाने से अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेड बढ़ते जा रहा। हाँ बराबर, जो एड्जॉर्ब हो रहा है, जो गैस पार्टिकल है जो जाके चिपक रहा है वो बढ़ गया, बराबर। सर लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे सर, तब एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियर रिपल्शन होंगे और दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट होते जाएंगे। नहीं, वहां तक अपन जा ही नहीं रहे, उतना ज्यादा भी प्रेशर नहीं बढ़ाया अपन ने। मतलब न्यूक्लियर रिपल्शन मतलब वो पार्टिकल को आपने सॉलिड से भी ज्यादा पास लेके आ गए, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ। तो फिर वो सॉलिड, वो तो गैस है ना, पहले तो लिक्विड बनेगा वो, उसके पहले उसका सैचुरेशन आ गया, तो वहां तक गए ही यस। नहीं अपन। ठीक है श्रीतेज। जैसे मतलब आपने ये बोला है कि अगर अपन प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो जो चारकोल जो ये एब्जॉर्बेंट है वो हाँ, अमोनिया पे चिपकते जाएगा, है ना? नहीं अमोनिया चारकोल पे चिपकते जाएगा। हाँ हाँ, अमोनिया चारकोल पे चिपकते जाएगा और फिर बाद में ऐसा एक प्रेशर पे आ जाएगा, फिर वो और ज्यादा नहीं उड़ता है। चिपकेगा। हाँ हाँ, हाँ, वो ज्यादा चिपकेगा नहीं। मतलब प्रेशर बढ़ाया, अब जैसे बहुत सारा अमोनिया है बहुत सारा चारकोल है, तो थोड़े प्रेशर पे थोड़ा सा अमोनिया चारकोल पे चिपक गया, थोड़े प्रेशर में और अमोनिया चारकोल पे चिपक गया, थोड़ा और प्रेशर बढ़ाया और अमोनिया चारकोल पे चिपक गया, फिर अगर और प्रेशर बढ़ाएंगे तो अमोनिया रखा हुआ है, वो अमोनिया बोल रहा मैं नहीं चिपकूंगा। ठीक है, यस सर, यस, थैंक यू। ठीक है। और वो, और वैसा दूसरी चीज टेम्परेचर से भी सोचो, टेम्परेचर बढ़ाते तो अमोनिया चिपकता, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और अमोनिया चिपकेगा। टेम्परेचर के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे अमोनिया का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, बट उसका भी ऐसा कंडीशन आता है, लेकिन वो बहुत हाई टेम्परेचर पे आता है, वो अपने को स्टडी नहीं करना है। अपने को सिर्फ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, अपने को एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, एड्जॉर्प्शन आइसोबार नहीं है, समझे इस चीज को? वी आर स्टडिंग अबाउट आइसोथर्म्स,
एंड वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट आइसोबार्स। ठीक है, इसको लिख लो। कितने लोग लिख रहे हैं अभी? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर राइटिंग। थोड़ा जल्दी लिखो, डायग्राम वगैरह बनाओ ये अभी। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। ये डायग्राम भले ही एनसीईआरटी में है, लेकिन डायग्राम भले ही एनसीईआरटी में, फिर भी आपको बनाना है इसको। लेट अस मूव अहेड। हाँ, तो वही वाला इक्वेशन है, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। अब अपन ने उसको क्या किया, लॉग ले लिया है, लॉगिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स अपन, सॉरी, दोनों साइड्स अपन लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स बाय एम बन जाएगा इधर। फिर वो लॉग के मल्टीप्लाई रहता है तो लॉग में एडिशन कर लेते हैं, तो लॉग के लिख लिया। वो जो पावर रहती है वो पावर चढ़ के सामने आ जाती है, तो ये पावर आ गई, लॉग पे लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसा बन गया, ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट का। ये लॉग के जो है वो c है, जो स्लोप है वो 1/m है, और जो x है वो log p है। स्लोप इज 1/n, 1/n is the m is the slope, and x is log p, log p x है, और log of x by m y है। अब ये कैसा लाइन ये कैसा कर्व दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखो ये log के जो है वो इंटरसेप्ट आ गया, स्लोप आ गया 1/n, दिख रहा है। और ये ग्राफ किसका है, log p वर्सेस log of x by m का। तो पिछला ग्राफ कैसा कर्व था, वो कर्व वाले को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने log ले लिया। तो अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है, ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन के ऊपर का पढ़ा है मैंने। इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल सा इक्वेशन है, मैथ्स वालों को तो इजीली समझ में आ जाएगा, नीट वालों को भी समझाएगा, ऐसी बात नहीं है। लॉग ही लेना है दोनों तरफ, लॉग लेके एक बार पावर नीचे चढ़ानी है। तो लॉग ऑफ पी की पावर 1/n रहेगा, तो 1/n नीचे आ सकता है। तो लॉग के प्लस 1/n लॉग पी, ये इक्वेशन बन गया। और ये इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है। तो कर्व आता है एक्स बाय एम वर्सेस पी में, और स्ट्रेट लाइन आता है लॉग ऑफ एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी में। ये मैं लिख देता हूं, कर्व आता है एक्स बाय एम वर्सेस पी ग्राफ में। और स्ट्रेट लाइन आती है log ऑफ एक्स बाय वर्सेस log p के ग्राफ में। तो ये लिख लो इसको, लाइन ड्रॉ कर लो, कर्व बना लो, और टेकिंग log फंक्शंस ऑन बोथ द साइड्स भी लिख लेना। नहीं तो 3-4 महीने बाद ऐसा लगता है सर वो ये कन्वर्ट कैसे हो गया इक्वेशन, इसमें log कहाँ से आ गया। तो वी आर टेकिंग लॉगरिथम फंक्शन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हमने इक्वेशन के दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन लिया है। लिखो जल्दी जल्दी। धनबीर प्लीज आस्क।
रणबीर डाउट है क्या? हाथ उठाया था आपने। अब सर वो अब सी कैसे आया सिर्फ एक बार वो नहीं समझा मेरे को। हाँ सी, सी कैसे है? नहीं, लॉग के को अपन ने सी लिखा। रणबीर आपको पता है कि लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहता है। अब यस सर। हाँ, तो उसमें सी जो रहता है वो y इंटरसेप्ट बोलते हैं उसको, बराबर। अब यस सर। तो यहाँ पे जो log के है वो सी का काम कर रहा है। मतलब log ऑफ x बाय एम को मैंने y से रिप्रेजेंट किया, log ऑफ p को मैंने x से रिप्रेजेंट किया, मतलब मेरा जो लाइन आया वो ग्राफ आया वो log ऑफ x बाय एम वर्सेस log p में। अपन बोलते हैं ना इक्वेशन इज बिटवीन x एंड y, जैसा अब यस वेलोसिटी का सर। इक्वेशन बोलते हैं। वेलोसिटी क्या रहता है? x बाय टी, एक्सेलरेशन रहता है v बाय टी। तो वैसा यहाँ पे log ऑफ x बाय एम वर्सेस log p का इक्वेशन है, जिसमें स्लोप है 1/n और इंटरसेप्ट है log के। तो जो इंटरसेप्ट लिखते हैं y इंटरसेप्ट उसको c बोलते हैं, और जो स्लोप लिखते हैं जो स्लोप आ रहा है मेरा 1/n उसको m बोलते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन का इक्वेशन। ठीक है सर? हाँ मीनिंग उसका अब सेम रहेगा ना, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहेगा। हाँ मीनिंग सेम है, वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ओके वही सर। चीज यहाँ बताई जा रही है। ओके सर। ठीक है ठीक है, ओके। आपको म्यूट कर दिया मैंने। श्रीतेज, फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और log, ये इसका मीनिंग सी में निकलता है ना, फिर उसको लॉगरिथम लगा दिया, लॉगरिथम लगा दिया। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, हाँ उसको लगाया। उसको लॉग लगाने के बाद में वो इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का बन गया। y हाँ इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का बन गया, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। फिर हाँ मैंने हाँ। दोनों को रिलेट करके देखा कि जब वो स्ट्रेट लाइन बना तो मेरा y क्या है? तो मेरा y log ऑफ x बाय एम है। स्लोप क्या आ रहा? तो स्लोप 1/n आ रहा। y इंटरसेप्ट क्या आ रहा? log के आ रहा। और x इंटरसेप्ट, x की लाइन, x का पॉइंट क्या आ रहा है? log p आ रहा। म्हणजे x है log p, y है log x बाय एम, y इंटरसेप्ट है log के, और स्लोप है 1/n। यस ठीक है? यस सर यस। ठीक है, गुड, ओके। ठीक है, ये हो गया क्या? हाँ, अब आगे, अब ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो भी अपन बात कर रहे हैं, दिस ऑल इज विथ रिस्पेक्ट टू एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, है ना? तो ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, रेड लाइन, रेड लाइन के ऊपर जो भी कंसेप्ट लिखा है वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। लेकिन उसके नीचे देखो, ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट्स है एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड्स। ये जो दो पॉइंट्स है, ये है एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड्स, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये जो नीचे दो पॉइंट्स है वो है एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन ऑन सॉलिड्स। तो पहले एग्जांपल में अपन ने देखा गैसेस ऑन सॉलिड्स, दूसरा जो दो इक्वेशन है उसमें अपन देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन ऑन सॉलिड्स। तो फर्क कुछ नहीं, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये जो इक्वेशन बने उसमें प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, बस। तो ये जो लेटेस्ट में मैंने सेंटेंस लिखा है, जो लास्ट में सेंटेंस लिखा है उसको पढ़े। रिप्लेस प्रेशर बाय कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर दो, अपने को इक्वेशन मिलेगा एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस ऑन सॉलिड सरफेस। लिक्विड सॉल्यूशन का एड्सॉर्प्शन का इक्वेशन मिलता है अपने को सॉलिड सरफेस के ऊपर, अगर अपन प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं तो। बिल्कुल वैसे ही है, पी की जगह सी लिखना है। देखो सी की पावर 1/n लिख दिया, फिर आगे वो लॉग वाला इक्वेशन भी सेम ही लिखा, तो जाहिर सी बात है उसका ग्राफ भी सेम ही आने वाला है। कुछ भी टेंशन का काम नहीं, सिर्फ प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन लिखना। लिक्विड सॉल्यूशन आया मतलब कॉन्सेंट्रेशन, गैसेस आया मतलब प्रेशर, और सॉलिड सॉलिड पे एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, तो उसका टेंशन का काम ही नहीं है। सॉलिड्स एंड सॉलिड्स, नो कंडीशन। लिक्विड सॉल्यूशंस कॉन्सेंट्रेशन, एंड गैसेस प्रेशर। हो जाएगा ये? एनी डाउट्स?
किसी को पूछना है कुछ इसमें? प्लीज पूछ लो, शर्माओ मत, घर की बात है अपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो, ये शायद लिखा है नहीं मैंने, इसको लिख लो। 1 minute is being given to write this down. चले आगे, हो गया? ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, अब अपन दोनों का डिफरेंस देंगे, दोनों मेन कंसेप्ट का। तो बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आल्सो, द टर्म सॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ दिस प्रोसेस। ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हो गया ये। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा जनता को। ठीक है, और ये है सॉल्यूशन फेज वाला। तो जो लास्ट में बताया ना मैंने, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख लेना, वो वाला पॉइंट यहाँ पर है 5.1.5 पॉइंट। तो ये आप लोग एनसीईआरटी से रीड करके आएंगे, दिस विल बी योर होमवर्क। नेक्स्ट टर्न पे अपन ये चीज पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फिर आगे। ठीक है, कैटालिसिस नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। सो विद दिस आई विल एंड टुडेस क्लास नाउ। Thank you so much for attending the class. Please take care of yourselves.